Thank you for that. I think I should begin pulling in some of the issues here. But firstly, to address the question of whether addressing what lies beyond the binary or trying to attempt to look at gender from beyond the binary in any way undermines the subversive use of the binary structure itself. I'm not sure that these are mutually exclusive political positionalities. Though to me, I think it's quite important to understand the political economic conditions under which, in the Indian context, there's a slow return to subversion of the binary rather than the attempt to step outside of it. So this is generating new debates, new political conditions for reimagining gender itself, and it's an exciting moment. And there are several new conversations which are headed our way. So thanks for pointing that out. But at the same time, to point out that the intention is not to undermine the subversive use of the binary, but rather to insist that there is the possibility of looking beyond the binary, and that there is something rich about the queer project of looking outside of the binary. And I'm sure this will come up in the conversations as we go along. I think one more thing that just to highlight over there is the question of nation. I think that comes out quite strongly, and that's very, very relevant to what's happening in India right now. और अब मैं रेशमा को इनवाइट करूंगा कि आप शेयर करें. नमस्ते. मैं अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम इंडिया के पर्सपेक्टिव ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर जो आइडेंटिटी है, जैसे कि ये टॉपिक है बियॉन्ड द बाइनरीज, ये बाइनरीज बियॉन्ड द बाइनरीज जब मैं अपने आप के कंफर्मेशन में नहीं रहती हूँ, इंटरसेक्स क्वेयर अगर मैं रहती हूँ, तो उस टाइम के बाद अगर मैं अपने आपको ट्रांसजेंडर के रूप में अगर आती हूँ तो मुझे कितना ये होता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसको लेकर के कि हमारा जो आइडेंटिटी इंडिया में है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है जिसको मैं स्वीकार नहीं कर पाती हूँ कि क्या इंडियन ट्रांसजेंडर, स्पेशली ट्रांसजेंडर वुमेन, not to the saying about the transgender trans man, इस पहचान को हमें लगता है कि इस ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को डेप्थ में हो गया है. इस जुड़ा आइडेंटिटी जो है वो ही ऑन पर्सपेक्टिव ये है. विद इन माई थिंकिंग हिजड़ा आइडेंटिटी को ये करके, जबकि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेल फीमेल या इंटरसेक्स क्वेयर एंड एलजीबीटी जो सारे लोगों के साथ हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके उस कम्युनिटी, कंट्री और सारे चीज के हेल्प में ये कर सकती है, तो क्यों हमारा आइडेंटिटी जो ये रहे कि जैसे कि अगर मैं बाहर में निकलती हूँ तो सारे लोग इसी आइडेंटिटी को लेकर के ये होते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं कम्युनिटी राइट के लिए काम करती हूँ या मैं अपने कम्युनिटी के लिए क्या काम अच्छा से कर सकती हूँ. उसको ना सोच करके लोग इस चीज को सोचते हैं कि ये हिजरा है, सी इज हिजरा, और ये बेगिंग कर सकते हैं और ये इस तरीके से कर सकते हैं. उनके बारे में माइनस नेगेटिव पॉइंट्स ही आते हैं, जबकि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को विद इन द कम्युनिटी विद द प्रोफेशनल आइडेंटिटी problems, professional identity plus persons are just be giving the problems. So after कोतियाँ, स्पेशली वी जस्ट बी से अबाउट द जो इंटरसेक्स क्वेयर जो अभी अपने आप को ये रहती हैं, वो खुल करके सामने नहीं आ पाती हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, और वो ऑल लाइफ मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम से गुजरती हैं, जिसको लेकर के ये होता है कि जिन्हें मतलब पैसे का प्रॉब्लम रहता है वो ही ज़्यादातर उस हिजरा प्रोफेशन या आइडेंटिटी को लेकर के आगे आती हैं, जबकि हमें जेंडर बाय द जेंडर आइडेंटिटी
बाय द जेंडर इक्वलिटी पे अगर आते हैं तो ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी ही होनी चाहिए, ना कि हिस्ट्रा आइडेंटिटी इज जस्ट बी प्रोफेशनल आइडेंटिटी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में ब्लेसिंग्स मिलती है और ये होता है, और उनके बोल ऐसे होते हैं कि वो लगते हैं। मैं इस चीज को लेकर के ये होती हूँ कि जब मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरी आइडेंटिटी उस प्रोफेशनल आइडेंटिटी से ऐसे ये ना हो। जब मैं उस आइडेंटिटी को लेकर के अगर चलती हूँ तो हमें वो ये किया जाए। जबकि बहुत सारी मेरी दोस्त हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वो टीचर हैं, बैंक में काम करती हैं या कहीं भी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के नहीं ओपन हो पाती हैं विद इन इंडियन पर्सपेक्टिव। जैसे कि शिव शक्ति, जोगप्पा, देवदासी, या मतलब उधर भी यही होता है कि वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी ही रहती है, और नॉर्थ इंडिया तो बहुत ही इसका मायना है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा ये होगा कि जेंडर बाइनरी कि मैं इंटरसेक्स क्वेयर थी, उसके बाद मैं अपने आइडेंटिटी को लेकर के कंफर्म्ड हुई कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं अपने आप को ये समझती हूँ और मुझे इसी तरीके से रहना है और इस चीज़ को लेकर के ये होना है। तो इसको लेकर के ये होना होगा, हमें अवेयर जेंडर इक्वलिटी को लेकर के और एक डेवलपमेंट एजेंडे के साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे आना होगा कि हम अपनी पहचान को किस तरीके से आइदर जेंडर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैस्कुलिनिटी से किस तरीके से ये होता है कि मैस्कुलिनिटी वर्सेस आइदर एंड आइदर, मैस्कुलिनिटी वर्सेस आइदर एंड आइदर क्यों है, इसको लेकर के हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या। जबकि मैं नेटवर्किंग की बात पे आती हूँ तो नो नेटवर्क्स जस्ट बी वर्क फॉर द ट्रांसजेंडर peoples in our state. I just cannot say in the all over India. कि मैं उस आइडेंटिटी को लेकर के कितना ये होकर के आ सकती हूँ। कुछ एक मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया में, उनको लेकर के, या मतलब पाकिस्तान में भी मैं, या बांग्लादेश में, इन जगहों पे भी मैं जैसे कि जानती हूँ कि अभी जस्ट में प्राइड हुआ, ट्रांसजेंडर प्राइड हुआ। UN एड्स तक ने यही लिखा कि हिजरा प्राइड, कितना मतलब ये की बात है कि हिजरा प्राइड इज दिस हिजरा और आल्सो वो क्या करते हैं, वो लोग कि हम बधाई मांगते हैं या क्या करते हैं, लेकिन विदिन जब हम बधाई नहीं मांगते हैं, हम ट्रेनों में नहीं जाते हैं, हम टीचर हैं, हम बैंक में काम करते हैं, या हम किसी भी इस तरीके के प्रोफेशन में हैं, अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन में हैं, तो मुझे क्यों ना एक ट्रांस आइडेंटिटी के थ्रू, और मैं अपने आप को अगर औरत मानती हूँ तो औरत के थ्रू ये होना चाहिए, ना कि इस मैस्कुलिनिटी के साथ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं, मतलब जो लोग हिजड़ा आइडेंटिटी में नहीं हैं उनके बारे में सोचा जाता है कि ये ट्रांस आइडेंटिटी कहीं ना कहीं फेक है। बहुत मतलब सोचने वाली बात हो जाती कि जब मैं उस आइडेंटिटी को लेकर के आगे बढ़ती हूँ तो लोगों का थैंकफुल आता है और वो ब्लेसिंग के लिए ये आते हैं, और जब मैं अपने आइडेंटिटी को लेकर के उतना ये नहीं होकर के आगे आती हूँ तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीनों राज्यों में मैं देख रही हूँ कि जो लोग इंटरसेक्स क्वेयर्स हैं, जो लोग अनकन्फर्म्ड हैं, उनको एक ही चीज से ये जोड़ा जाता है कि वो लौंडा डांसर उन्हें ज्यादातर बोला जाता है। जबकि बहुत सारी मेरी ट्रांस लीडर सबसे बातें होती हैं, उनसे मैं चर्चा करती हूँ कि लौंडा डांसर क्या है, इसके उनके सेक्सुअल राइट्स हैं, हेल्थ राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में। नो 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 नो, वी कैन नॉट जस्ट बी से द ट्रांसजेंडर, बट ऑल टाइम वो लोग अपने आप को एक औरत के तौर पे ये होता है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है।
तो सबको लेकर के ये किया जाए कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी भी इक्वल टू द मेल फीमेल and something not only Hijra population इस कास्ट कल्चर और इसको लेकर के, जैसे कि कल्चर की बात करते हैं तो हमारा कल्चर जो है इंडियन कल्चर के ये में पर्सपेक्टिव्स में ट्रांसजेंडर्स को जो मायने से ये किया जाता है, तो बिहार में सिर्फ उन्हें इसी मौके को यूटिलाइज किया जाता है कल्चरल रूप से कि वो फोक डांस, वहाँ के जो फोक डांसेस होते हैं या ये होते हैं उन्हीं के रूप में आते हैं। वो आइडेंटिटी नहीं आ पाती है जो आइडेंटिटी होनी चाहिए विद इन द मैस्कुलिनिटीज जो ये चाहती है, उसी के हिसाब से हम लोग ये चलते हैं कि हमारे क्या हेल्थ के प्रॉब्लम हैं या कुछ भी है तो उनको किस पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। बहुत ही सोचने योग्य बात है कि मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी राइट के लिए अगर मैं कम्युनिटी फ्रेंड्स की एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करती हूँ तो जिस किसी होटल में अगर ये कर दिया तो वो स्पेशली उस जगह पे या मतलब ये किया जाता है कि हाँ वो लोग गया है और इस तरीके से गया है और क्यों इस तरीके से गया है, ऐसा क्यों है। तो ये क्वेश्चन अराइज होने के पहले इस चीज़ के बारे में मैं महिलाओं को भी ये देखती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि उनका मतलब जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन ज़्यादातर लोअर ये में उन लोगों का एकदम से फेस चेंज हो जाता है कि ये कहाँ से आ गए, अरे कुछ ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। और बहुत सारे ये में जैसे कि अगर कोई पार्टनर अगर कोई पर्सन रख लिया तो वो उनको उस तरीके से ये करते इंटॉर्च करते हैं कि ये कैसे क्या सेक्स करते होंगे, इनके क्यों पार्टनर्स हैं, इनके क्यों ऐसे होने चाहिए, तो ये क्या कहाँ से मैं गलत हूँ या मेरी कम्युनिटी कहाँ से गलत है। और हमें मतलब जो पहचान है ट्रांसजेंडर की जो पहचान होनी, नथिंग टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी कि हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो कि नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल आइडेंटिटी वालों के लिए ये सोचा जाए कि उनके सेक्सुअल राइट्स, हेल्थ राइट्स एंड समथिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसे प्लान, पॉलिसी, डेवलपमेंट एजेंडा कुछ भी नहीं बना है कि और नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ट्रांसजेंडर के बारे में उनसे ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि ट्रांसजेंडर क्या हैं, जबकि ट्रांसजेंडर इज द एम्ब्रेला वर्ड, दे कैन हाउ मच पर्सन हैज जस्ट बी ट्रांस मैन कि उनको लेकर के वो इस बात को बढ़ा रहे हैं कि नहीं इसमें ट्रांसमैन को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जबकि हमारी दिक्कतें और उनकी दिक्कतें लगभग समान है। हमें जो लगता है कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंसेस जो भी होते हैं कि अगर मैं उस तरीके से क्रॉस ड्रेस करती हूँ तो भी उसी तरीके का ये आता है, और एज ए ट्रांसमैन अगर वो अपने आइडेंटिटी को लेकर के अगर वो अपने आप को बोले कि नहीं मैं जिस आइडेंटिटी से हूँ उस आइडेंटिटी की नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो उनके बारे में भी सोचा जाता है। तो जब हमारे सीएम ऐसा प्रॉब्लम है कि तो उसको लेकर के गवर्नमेंट को खुद कदम उठाते कि हाँ उसको लेकर के पूरे इंडिया में, मैं यूएनडीपी, यूएन वुमेन और यहाँ तक भी ये करी कि स्टेट वाइज उन्होंने कदम उठाने स्टार्ट किए। ऐसा मुझे बहुत ये लगता है कि इंडिया में स्टेट वाइज कदम उठाने का क्या ये पर्सपेक्टिव है कि जबकि इतना जो भी मतलब पूरे इंडिया में सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक ही ये है, क्यों नहीं सारे पूरे इंडिया की जो पॉलिसी, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अलग अलग करके पॉलिसीज दिए, लेकिन जबकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जहां से कम्युनिटी लीडरशिप नहीं है वहां पे उन्होंने नहीं दिया। थैंक यू।
जो आपने कहा उसमें मुझे दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं. एक तो ये कि जब हम जेंडर आइडेंटिटी देखते हैं तो हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी देखना ज़रूरी है कि लोग काम क्या करते हैं. जो आप प्रोफेशनल आइडेंटिटी कह रही हैं कि सामाजिक तौर पे हिजड़ों को ऐसे देखा जाता है कि वो एक दो तीन प्रोफेशंस में ही से ही जुड़े हो सकते हैं. अगर आप कहीं और काम करें तो डिसजंक्चर हो जाता है, ऐसा अजीब सा हो जाता है. और इसीलिए ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अब महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वो हिजड़ा आइडेंटिटी के बाहर है और वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो है वो अलग अलग प्रोफेशनल जगहों में पहुंच सकती है. तो कि जेंडर इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, that gender articulates in the political economy in a very particular way. एक और चीज मैं यहाँ फ्लैग करना चाहूंगा जो हम डिस्कशन में करेंगे, वो ये कॉन्फर्मेशन का आइडिया है कि चाहे आप कहें कि मैं मर्द हूं, मैं महिला हूं, या मैं हिजड़ा हूं, या मैं ट्रांसजेंडर हूं, या मैं कुछ और हूं, ये अपने आप को कंफर्म करना जरूरी है कि मैं ये हूं या ये हूं या ये हूं. माने हाउ मेनी एवर कैटेगरीज देयर आर, it seems necessary that one must at the end of the day fit in one of those categories and name oneself within one of those categories. मेरे ख्याल से I think we need to take this apart as well and try and understand why that is necessary and how that relates to our engagement with the law, with the state. So, Reshma referred to the Supreme Court judgment. Yeah. Now, the Supreme Court judgment earlier this year in India recognized transgender as a legal category and third gender as a legal category, and came up with directives to the different state governments to come up with affirmative action programs, to amend legal documents, etc., to accommodate for that. Now, even before the Supreme Court judgment se pehle bhi, in the passport, in the electoral roll, in the Aadhaar card, etc., there was another category of others. Now, there's a shift from other, which is a very open category, to third gender. And to third gender, which is a defined category. And now the question is, what does that third category mean? So it's not an open space of gender anymore, but it's precisely that demand of confirmation. So the law, the state, in order for us to get rights from the state, we have to adopt that position of confirmation. I think that's one thing to confirm. Before we get into discussion, I wanted to share a little bit, a small conceptual offering. And since all of us have gone a little beyond time, I'm going to make it very quick. I'm trying to develop an idea based on the Raman effect. The Raman effect is an idea from physics. C.V. Raman was a Nobel Prize, a Nobel laureate for physics early in the 20th century. And as school children, we always had to study the life story of C.V. Raman. And his, the big theory that he came up with, which is called the Raman effect, is about the play of light and visibility. So the story goes that Raman was one day, of course I'm creating the story myself, that Raman was one day walking along the beautiful beaches of Madras and looking at the sea, and it was blue, and he was like, what a beautiful color. And just then an Aravani passed by, and Raman was like, oh my God, so attractive. And they kind of made eye contact, went behind the bush and had rollicking sex. And then Raman came back to the beach, in a post-coital kind of bliss, and looks at the sea and says, oh my God, it's orange, because the sun had gone down. And he said, oh my God, just now it was blue, now it's orange. What is this? Is this really powerful sex? No, hold on, it has to be about light. So he comes up, and
this is all fabrication. Please don't sue me. But this is the way I imagine it happened. Now, the Raman effect is a theory that answers the question of why the sea seems orange at a certain time and seems blue at another time. And very broadly, my layperson's understanding of the theory is that when light hits an object, it hits it at a certain angle, and because of that, certain elements of that light are absorbed by the object, certain are refracted, and certain are reflected. Now, that light which is reflected is what reaches our eyes. So when the light hits the sea, it's the orange light that is reflected into our eyes, and then our brains process that and say, orange. Right? So what we are calling orange is actually everything but orange. Right? What we have, and this relates to the way when we say something, when we use the word gay. The function of the word gay, right, is to enable all other elements to function. Right? When we call something gay, it is actually a function of class, race, caste, etc., etc. So let me give you an example from Brighton, which is the city in the UK, which is it's the gay capital of the UK. And there's a particular ghetto, a particular village called Kemp Town, where most of the queer people of Brighton live. Now, when you enter that space, there's flags, rainbow flags everywhere, etc., etc., and it's very clearly, the gay part of town. When there are men holding hands and women holding hands, etc., and kissing, etc., and the minute you step outside of that, then there's hardly anyone doing that. So this is a space that's marked in terms of sexuality. Right? The politics of sexuality is as though it is resolved. It is named as a space of sexuality. But this is also the space that is the most racist, that is the most classist. So for instance, if I go to any of those clubs being a brown person, I will, I'll go often with white heterosexual friends to a gay club, etc., late at night. They will walk past very, unremarked. But I will always be stopped and asked, "Excuse me, sir, do you know what kind of place this is?" Firstly, they're calling me sir. Secondly, this entire question of whether I know what kind of place this is, because the color of my skin implies that I cannot be queer, that I must be Muslim, that I must be therefore homophobic, etc., etc. Now, the way in which that space is organized then is in terms of race and class. Right? So we see the effect of naming something. So if we'll, and this would be my offering in terms of when we're looking at intersectionality, when we're looking at the way not simply as how race, caste, gender, profession, etc., are additional identities. So I'm not just one is not simply male, white, heterosexual, etc. To be male, to be white, to be heterosexual, these things constitute each other. Right? So each of these, gender is a function of race and caste, for instance, and class, etc. If we take that kind of approach, I think there may be possibilities of a more functional approach to intersectionality. That was my conceptual thing to throw in there. What time is it? Because that clock. We've got half an hour left. Let me start with opening it out to the panel. Ideas and questions that you'll have for each other, and then we open it out to the floor. I just wanted to add a little bit to what Reshma said, and in this discussion that somewhere we may have a difference of opinion on how to interpret the Supreme Court judgment, so I'm not going there. But I do think that the struggle for gender is going beyond categorization. I think the struggle for gender, whether it began with women and men in the 80s, it was to question that categorization, to question that how do this set of characteristics
get assigned to a body type and are forced on that body type? And why do I have to fit into these categories? So the struggle of gender has been against categorization. What we are hearing here is that how do we take this struggle beyond being masculine, feminine, one, and to then see categories also as not absolute, that categories are also constituted from multiple locations. So we're doing both these things at the same time. And I totally understand why I'm linking with Reshma's conversation, I think, is that because of the presence of the Hijra community and the place that it gets in this society, which is very marginalized but recognized, there is this pressure on anybody who's assigned gender male at birth and feels that my gender is not male and comes from a class background where they cannot do the transition to the other end of being woman, they are forced, in some sense, because of the presence of this discourse, are forced to become something fit into the Hijra. And that's partly what Reshma is reacting to, saying that the struggle is actually of a gender identity and not of a community identity. And if we choose a gender identity, then maybe we are part of the larger gender struggle. And I think that the caution against something like a third gender is similar. The caution against categorizing is something similar, which does not mean that people will not assign genders to themselves. They will. That they might occupy specific locations at different times, but those should not become the markers of what being that is. So if a trans man says that I'm a man, their understanding of what being man is possibly very, very different from how we read being man to be. And just to give a little example, that in the interviews that we did, none of our trans men thought of being men because they aspired to the power. That connection, that this is a more powerful way to be, is not there in the narrative at all. But when you have these discussions, and we've had these discussions within feminist spaces also, then that being trans man is read as masculine and hence is read as being somebody who is asserting power. And I think that there is a difference in these two. I'm not saying that there is no aping of the dominant masculinity by somebody who is being masculine in this society. But that's as much as any man is being masculine in this society. So yes, important for all of us is to complicate the discussions on masculinity and femininity and gender in these ways, so that people are able to choose how to be men, how to be women, how to be whoever they want to be, and redefine it. And I think that's why for us the important point was that let's not keep assigning gender to people, let's not ascribe gender. Let's ask people who they are, what they are. If I look at somebody and say that, oh, this must be a woman and this must be a man, then I'm making a very big mistake. And then, of course, the question of language comes back to hit us, because then how do I speak? If I am to address Akshay as Akshay is entering, and I don't know anything about Akshay, what do I say? Right? So that creating language which will be genderless is something that is our priority then, in some sense. Within the recommendation of the name as gender, बहुत सारे ग्रुप ने इस पे ये करा कि क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए कि जो सबको ये हो, इसको लेकर के ये हुआ कि हाँ, जैसे कि मैं खुद जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन ऑफ द जेंडर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पर्सपेक्टिव में गाइडलाइन को ये में गई थी, तो वहाँ पे इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि इंटरसेक्स पर्सन हैं वो अपने आप को किस तरीके से ये करेंगे, या जो ट्रांस मैन हैं तो मैं कह रही थी कि ओनली वन वर्ड आई जस्ट टू बी कनेक्टेड विद द इट्स टाइप ऑफ पर्सन्स जो अपने से चूज करेंगे, वो उसका ये दिया हुआ है कि हाँ ट्रांसजेंडर हैं तो उसको ट्रांसजेंडर के रूप में, तो उस समय में ये बातें आई थी, आप भी थी, तो ट्रांस मैन तन्मय थी,
उसको लेकर के उन्होंने बहुत ये करा था कि हाँ मुझे ये आइडेंटिटी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी उसके बाद इस चीज को फाइनलाइज हुआ कि ये थर्ड जेंडर आइडेंटिटी रहेगी। उसमें उसके बाद बाइफरकेट करा था कि इसरा ट्रांसजेंडर एंड कोती, लेकिन इसके प्रोस्पेक्टिव में ये उस मैसेज को नहीं जा पाया। यहाँ तक कि मैं मीडिया में भी जो भी न्यूज आते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है कि किन्नर समुदाय को ये अधिकार मिला, किन्नरों के लिए ये पॉलिसी तैयार की जा रही है। क्यों इस तरीके से ये होता है, जबकि बाय द जेंडर 3 points had just be generated, its just name is third gender, we can say the तृतीय लिंग। इसका यही तो ये होगा, लेकिन वो अपने तरीके से मीडिया इस तरीके को ये करती है, या कोई भी इस तरीके का पर्सन पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट की बात करती हूँ। विद इन बिहार गवर्नमेंट अभी में महिला विकास निगम ने इस तरीके का प्रोग्राम किया, उसमें स्पष्ट तौर पर यही बात को लिखा। उन्होंने एक जगह भी इस शब्द को नहीं यूज करा कि